एवं प्रौद्योगिकी के सेगमेंट में फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजी को रीड किया था। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। देन बायोटेक के बाद हम लोगों ने स्पेस टेक्नोलॉजी को देखा था और स्पेस टेक्नोलॉजी के बाद हम लोगों ने डिफेंस टेक्नोलॉजी को देखा था। ठीक है, और इस डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसको देखे थे? मिसाइल्स टेक्नोलॉजी को। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, अभी जो आपके कोर्स में बचा हुआ है, फर्स्ट है आपका आईटी एंड कम्युनिकेशन, जिसकी हम अभी चर्चा करेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। देन उसके बाद है न्यूक्लियर एनर्जी, देन उसके बाद है फिर आपका रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी, और देन उसके बाद है आपका आईपीआर मींस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी कि 1 2 3 4 5 टॉपिक अभी आपके रिमेनिंग है। तो चलते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, देखो दो चीजें हैं इसमें, सूचना और प्रौद्योगिकी। तो एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन है इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? कंप्यूटर। और इस कंप्यूटर में बेसिकली हम चर्चा करेंगे आपके सुपर कंप्यूटर की। ठीक, और फिर कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक तरीके से आपका संचार, यानी कि जो सूचना हमको मिलती है वो किस तरीके से मिलती है, कैसे मिलती है, किस माध्यम से मिलती है। तो उसी माध्यम को हम किस में पढ़ेंगे? कम्युनिकेशन। जैसे कि तार युक्त कम्युनिकेशन, तार विहीन कम्युनिकेशन। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम मोबाइल प्रौद्योगिकी को पढ़ेंगे। ठीक है, कि मोबाइल्स के जनरेशन कितने हैं, 1G 2G 3G 4G और अभी 5G जल्दी आने वाला है। फिर इसके बाद हम इसके कुछ करंट चीज़ों को देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। और इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में जो पहली चीज हम लोग रीड करेंगे वो है कंप्यूटर। और कंप्यूटर के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हो कि कंप्यूटर्स क्या होती हैं। ठीक, तो कंप्यूटर्स एक ऐसी युक्ति होती है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक को हम बोलते हैं कंप्यूटेशन और दूसरे को हम बोलते हैं रीजनिंग। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये। पहला कंप्यूटेशन और दूसरा रीजनिंग। ठीक, तो कंप्यूटर के जो शाब्दिक अर्थ हैं उसका मतलब होता है कंप्यूटेशन और रीजनिंग। और कंप्यूटेशन का मतलब होता है संगणना। क्या बोलते हैं इसको? संगणना। और इसको हम बोलते हैं तर्क बुद्धि। ठीक, यानी कि या तर्क वृद्धि बोलते हैं इसको, तर्क वृद्धि। तो जब संगणना के साथ तर्क वृद्धि मिल जाती है तब उसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। क्लियर? तो कंप्यूटर का मतलब होता है आपके संगणना और तर्क वृद्धि, यानी कंप्यूटेशन प्लस रीजनिंग। सबसे पहले जो कंप्यूटर्स का निर्माण हुआ शुरुआती चरण में, यू बोर्ड देखिएगा आप लोग। तो इनिशियल स्टेज में जो कंप्यूटर का निर्माण हुआ था शुरुआती अवस्था में, तो
कंप्यूटर को बनाने वाले थे चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो यह शुरुआती अवस्था थी। बट इस समय जो हम लोग आधुनिक कंप्यूटर देखते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं, जो कि डिजिटल पद्धति पर बेस है, उसका निर्माण किया था आपके एलन ट्यूरिंग। जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था वो कैसा था? एनालॉगस पद्धति पर आधारित था। और जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो आपके किससे? डिजिटल पद्धति पर आधारित है। तो शुरुआती अवस्था में जो कंप्यूटर बनी थी वो कैसी थी? एनालॉग पद्धति पर थी। ठीक है। और जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो कैसा है? आपका डिजिटल पद्धति पे है, जिसको 0 1। तो जो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था शुरुआती अवस्था में, और आज का जो आधुनिक कंप्यूटर है उसको बनाने वाले हैं आपके एलन ट्यूरिंग। तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक गणना यंत्र है जो कि इनपुट के रूप में सूचना लेता है और इसे प्रोसेस करता है तथा आउटपुट के रूप में क्या करता है? रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है। कंप्यूटर का 1833 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा विकास किया गया। इनका जो कंप्यूटर था एनालॉग पद्धति पर आधारित था, अर्थात सिग्नल पर आधारित था। गोट्राइड लेबेंजी द्वारा बाइनरी सिस्टम का विकास किया गया। बाइनरी का मतलब 0 और 1। इस बाइनरी सिस्टम पर आधारित डिजिटल पद्धति की शुरुआत हुई और आज के सभी कंप्यूटर किस पर आधारित हैं? आपके डिजिटल पद्धति पर आधारित है। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग सिग्नल में संचार संकेतों को विद्युत धारा के रूप में भेजा जाता है। इसमें संकेतों को कूटबद्ध नहीं किया जाता, इसलिए आंकड़ों की सुरक्षा कम होती है। इसलिए इनमें ट्रांजिस्टर एवं माइक्रो प्रोसेसर की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। यानी कि जो पुराने जमाने के कंप्यूटर थे उनमें सूचनाओं को भेजने के लिए हम तार का इस्तेमाल करते थे और उनको हम सूचना जो भेजते थे वो विद्युत धारा के रूप में भेजते थे, और उसमें जो सूचनाएं भेजी जाती थी वो कूटबद्ध नहीं होती थी। कूटबद्ध का मतलब इनक्रिप्टेड नहीं होती थी, और इनक्रिप्टेड का मतलब कि कोई भी उसका इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है ना। कहीं से वो हैक हो सकती थी, कोई भी इसका मिसयूज कर सकता था। ठीक है। और डिजिटल जो कंप्यूटर होते हैं इस पद्धति में संकेतों को सर्वप्रथम बाइनरी या डिजिटल के रूप में बदल दिया जाता है। बाइनरी संकेतों में बदलने के लिए ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर होता है जो कि सिलिकॉन का बना होता है। अब सेमीकंडक्टर क्या कहते हैं? कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ, देखिएगा, वे पदार्थ जिनमें तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। जनरली तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा होता है। प्रतिरोध मीन्स रुकावट। लेकिन यहां पर क्या होता है? सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो सिलिका के बने होते हैं और इनमें टेम्परेचर बढ़ने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक स्विच की भांति कार्य करता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को ऑन ऑफ में बदल देता है। ऑन को 1 तथा ऑफ को 0 कहा जाता है। ठीक। ऑन को 1 और ऑफ को क्या कहा जाता है? 0 कहा जाता है। 0-1 सिस्टम ही डिजिटल कहलाता है। डिजिटल संचार में आंकड़ों की सुरक्षा हो जाती है और आंकड़ों की क्षति नहीं होती। अब जो हम लोग मोबाइल संचार इस्तेमाल करते हैं, पहले जो 1G फोन था, 1G फोन एनालॉग सिस्टम पर आधारित था। ठीक है। और जो 2G फोन है वो किस पे है? डिजिटल पद्धति पर आधारित है। एनालॉग सिग्नल आप समझ सकते हो, सैटेलाइट जो फोन होते हैं उसमें एक बार आप बोल देते हैं, उधर से वॉइस जाती है, फिर आपको रुकना पड़ता है, उधर से जो बोलते हैं फिर आपके पास वॉइस आती है। मतलब कम्युनिकेशन एक साथ नहीं हो पाता है। ठीक है। तो वो किस पे बेस्ड था? आपके एनालॉग पद्धति पर आधारित था। परंतु वर्तमान के जितने भी मोबाइल फोन हैं आप बात कर सकते हो कंटिन्यू, उधर से भी इधर से भी, आपको रुकना नहीं पड़ता है। तो इसकी शुरुआत किससे हुई थी? आपके 2G से हुई थी। अब 2G का मतलब होता है सेकेंड जनरेशन
और 1G का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन से जो मोबाइल फोन इस्तेमाल होते हैं वो कैसे होते हैं, डिजिटल बेस्ड होते हैं। अब आइए पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स के पार्ट्स देखते हैं। तो कंप्यूटर्स के दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं हार्डवेयर और दूसरे को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होते हैं, जिसको कंप्यूटर के वे पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक, और सॉफ्टवेयर वे पार्ट होते हैं जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। जैसे आपके मोबाइल में फेसबुक है, गूगल है वगैरह, तो इसको आप टच नहीं कर सकते, स्क्रीन पे टच कर सकते हो। जनरली व्हाट्सएप है क्या। अब जैसे कंप्यूटर के आपके हार्डवेयर पार्ट है, माउस है, फिर आपका सीपीयू है, प्रोसेसर है, इसको आप हाथ से टच कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल्स है, क्रोम है, इसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो कंप्यूटर के वे पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर, और जिसको हम टच नहीं कर पाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर। भारत हार्डवेयर के क्षेत्र में कार्य नहीं करता क्योंकि ये पूंजी आधारित है। ठीक है, जबकि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कार्य करता है क्योंकि ये कैसे है, बुद्धि पर आधारित है, ब्रेन पर आधारित है। ठीक है, तो हम लोग उस पे कार्य नहीं करते हैं जिसमें पैसे ज्यादा निवेश होते हैं, बल्कि हम लोग उस पे कार्य करते हैं जहां पे दिमाग का इस्तेमाल होता है। और भारत वर्ल्ड लेवल पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या है, आगे है, हार्डवेयर इंडस्ट्री में आगे नहीं है। अब चलते हैं इसके हार्डवेयर के पार्ट को देखते हैं। हार्डवेयर पार्ट में इनपुट डिवाइस में आपका है कीबोर्ड, स्कैनर, माइक, माउस इत्यादि। आउटपुट डिवाइस में है आपका मॉनिटर, प्रिंटर और आपका स्पीकर। तो एक पार्ट तो आपका है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आपका आउटपुट डिवाइस, तीसरा है आपका सीपीयू। सीपीयू को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और इसी सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, ALU, ठीक है, और CU, दो प्रकार के शब्दों से मिलकर बना है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये आप यहां पे, ये अर्थमेटिक है। अर्थमेटिक यूनिट। ठीक है, और दूसरा होता है इसमें लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट का मतलब गुणा, भाग, जोड़, घटाव, बराबर इत्यादि, और लॉजिक यूनिट का मतलब होता है छोटा, बड़ा, एस या नो। ठीक है, तो इसमें एक ALU होता है और दूसरा आपका CU होता है। ALU दो चीजों से मिलकर बना है, AU अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट, और CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यानी कि जो चीज आप प्रेस करते हो उसको ये फ्लो करता है, यानी कि यह फ्लो ऑफ डायरेक्शन, ठीक, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि जो डाटा फ्लो होती है उसको ये क्या करता है, दर्शाता है। ठीक, प्रोसेसिंग का मतलब होता है किसी चीज को बेहतर बनाना। प्रोसेसिंग से कोई भी डाटा महत्वपूर्ण आंकड़ों में बदला जाता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हो, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर का सीपीयू है, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और इस प्रोसेसिंग के चरण में क्या करता है, जो डाटा होता है, जो रॉ डाटा होता है, उसको मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करता है, अर्थपूर्ण डाटा में कन्वर्ट करता है, और फिर देन वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है, फिर उसकी प्रोग्रामिंग होती है, और प्रोग्रामिंग होने के बाद वो कहां पहुंचती है, आपके सॉफ्टवेयर में, और जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ऑन करते हो वो चीजें आपके सामने आ जाती है। तो कंप्यूटर इतना ही काम करता है, यानी कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो क्या काम करता है, ब्रेन का काम करता है। तो ये कंप्यूटर का सीपीयू पहले प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेसिंग करने के बाद जो रॉ डाटा है उसको मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करेगा, और इसी मीनिंगफुल डाटा को ही हम क्या बोलते हैं, सूचना, इंफॉर्मेशन, और इस सूचना की वो क्या करेगा, प्रोग्रामिंग करेगा, और प्रोग्रामिंग करने के बाद कहां भेज देगा, आपके सॉफ्टवेयर। तो इतना काम करता है आपका क्या, कंप्यूटर। क्लियर, अब आगे चल के देखते हैं। तो पहला पार्ट इसका क्या हो गया, आपका इनपुट डिवाइस। ठीक, देखिए कंप्यूटर के, अभी हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। पहला पार्ट है आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है सीपीयू। ठीक है,
सीपीयू का क्या काम हो गया? तो सीपीयू क्या करता है? सॉफ्टवेयर में इंफॉर्मेशन को भेजता है। फिर उसके बाद है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या होता है कि जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन दिए उसमें स्टोर होता है, ठीक है ना। इसको स्टोरेज डाटा बोलते हैं, या एक तरीके से हम इसको बोलते हैं कि मेमोरी डाटा, इसीलिए हम इसको मेमोरी यूनिट बोलते हैं। और मेमोरी यूनिट दो प्रकार की होती है, एक को हम बोलते हैं रैम और दूसरे को हम बोलते हैं रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये चेंज होता है, अस्थायी होता है। और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, और ये अस्थायी होता है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे ना कि 464, ठीक है, मोबाइल खरीदते होंगे ना, 332, ठीक है ना। तो जो 4 GB रैम है उस रैम को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी जो 64 GB है, वो जो मेमोरी है, जो आपका रोम है, उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। सॉरी, जो रोम है 4 GB, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो रैम है, इंटरनल मेमोरी जो है, इंटरनल मेमोरी को आप चेंज कर सकते हो। आप अपने फोन की इंटरनल मेमोरी को बढ़ा सकते हो, लेकिन जो आपके फोन का रोम है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ये अस्थायी होती है, इसमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो 4 पार्ट। 5वां पार्ट इसका जो है उसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब होता है कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर के जो पार्ट होते हैं वे आपस में कनेक्ट होते हैं। इसी कनेक्टिंग को हम बोलते हैं क्या? नेटवर्किंग, ठीक। तो ये आपके हार्डवेयर के पार्ट हो गए। तो हार्डवेयर के कितने पार्ट अभी हम लोगों ने देखा, अगेन फिर देख लेते हैं। पहला इनपुट डिवाइस है, दूसरा आउटपुट डिवाइस है, तीसरा आपका है सीपीयू, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ठीक है। तीसरा पार्ट था आपका सीपीयू, ठीक है। देन चौथा पार्ट था आपका मेमोरी यूनिट, और 5वां पार्ट था आपका नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर के सभी पार्ट को जोड़ना। अब आइए आगे चल के देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। ये सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरे को हम बोलते हैं एक तरीके से, ठीक, एक को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक को हम बोलते हैं एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? इन्हीं को ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है, ठीक है ना। और जैसे माइक्रो सॉफ्टवेयर, विंडो है, एंड्रॉयड है, ठीक है, यूनिक्स है, इनॉक्स है, या फिर एप्पल का अपना सिस्टम है। तो ये सब क्या होते हैं? आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। दूसरे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के 2 भाग होते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉमन एप्लीकेशन और दूसरे को हम बोलते हैं यूजर रिटन। तो जो कॉमन एप्लीकेशन होता है इसको कोई भी प्रयोग कर सकता है, जैसे आपके फोन में MS ऑफिस है, फोटोशॉप है, PPT है, ये कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका हर कोई इस्तेमाल कर सकता है उनको हम बोलते हैं कॉमन एप्लीकेशंस। दूसरा होता है यूजर रिटन, भारत इनमें सबसे आगे है। जैसे ट्रैफिक पुलिस सॉफ्टवेयर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो, सिर्फ ट्रैफिक पुलिस इस्तेमाल कर सकती है। रेड लाइट कोचिंग इंडस्ट्री, मतलब जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से यूजर रिटन। और इनका जो इस्तेमाल होता है वो अधिकृत संस्था ही कर सकती हैं, इनक्रिप्टेड होते हैं, और भारत इनमें सबसे आगे है। और भारत की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो किस पे आधारित है? यूजर रिटन पे आधारित है, मतलब फ्री में कुछ नहीं बनाती। क्लियर? अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये तो बेसिक पार्ट हो गया कंप्यूटर के, और भी बहुत सारे पार्ट हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही जरूरी। बहुत ज्यादा कंप्यूटर की नॉलेज हमको नहीं रखनी। मेन चीज है हमारा कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन। आइए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो व्यक्तिगत रूप से प्रयोग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिनकी स्पीड ज्यादा नहीं होती है और मेमोरी भी क्या होती है? धीमी होती है। जैसे आपका स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, PC, ठीक है, हैबलेट,
ये टैबलेट से थोड़ा सा छोटा होता है, फैबलेट भी इसको बोलते हैं। ये कैसे होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जिनसे जुड़कर सैकड़ों हजारों कंप्यूटर कार्य कर सकते हैं, जैसे ऑफिस के कंप्यूटर, लाइब्रेरी कंप्यूटर। इनकी स्पीड एवं मेमोरी जो होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है और इन्हें कई लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो पहले टाइप्स का कंप्यूटर कौन था आपका? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरे टाइप्स का कौन था? मिनी कंप्यूटर। तीसरे टाइप्स का हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वे कंप्यूटर जिनसे कई कंप्यूटरों को जोड़कर विशेष काम, यहां पे एक और चीज है, जोड़कर विशेष काम में लाया जाता है, जैसे बैंकिंग, रेलवे इत्यादि। फिर उसके बाद है आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सिग्नल प्रोसेस कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग जटिल आंकड़ों को सुलझाने के लिए अथवा वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसमें है आपका डीआरडीओ का, इसरो का और डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल। यहां पे जो DOM देखे हो ना, इसको हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजिकल, मतलब मौसम विभाग। ठीक, और यही जो आपका वर्क स्टेशन कंप्यूटर है, आजकल इसी वर्क स्टेशन कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर। यानी वर्क स्टेशन कंप्यूटर को वर्तमान में इनके स्थान पर क्या लाया जाता है? सुपर कंप्यूटर। तो अब देखिए डीआरडीओ का जो सुपर कंप्यूटर है, याद कर लीजिएगा, उसका नाम है पेस। इसरो जो सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसका नाम है आपका सागा 200। डिपार्टमेंट ऑफ जो मेट्रोलॉजी है वो प्रत्युष का इस्तेमाल करती है, मिहिर का इस्तेमाल करती है और आदित्य का इस्तेमाल करती है। और ये सब के सब क्या हैं? आपके सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर कह लीजिए या इसको वर्क स्टेशन कंप्यूटर कह लीजिए, बात एक ही। ठीक है, तो चलिए सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं। तो एक्चुअली में रियल में वर्क स्टेशन कंप्यूटर है क्या? सुपर कंप्यूटर क्या है? तो जो सुपर कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर जिसमें 64 या 64 से अधिक प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। और कैसे? पैरेलल प्रोसेसर कंप्यूटर बनाए जाते हैं, तो इसी को पैरेलल सुपर कंप्यूटर भी कहा जाता है। यानी ऐसे कंप्यूटर जिसमें कम से कम कितने हो? 64 या 64 से अधिक प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है और ये प्रोसेसर पैरेलल क्रम में क्या होते हैं? जुड़े रहते हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ये क्या होते हैं? मल्टी प्रोसेस पर आधारित कंप्यूटर होते हैं जिनमें 1 से 63, चाहे 64 भी बोल सकते हैं, का प्रयोग किया जाता है। पैरेलल प्रोसेस कंप्यूटर कहलाता है। वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर की क्षमता होती है वह पेटाबाइट या पेटा फ्लॉप में होती है। अब पेटाबाइट क्या होता है? 8 बिट को 1 बाइट बोलते हैं, यूनिट है। 8 बिट को कितना? 1 बाइट बोलते हैं। और 1 किलोबाइट में कितना होता है? 1024 बाइट होता है। 1 मेगाबाइट में कितना होता है? 1024 KB होता है। और 1 गीगाबाइट में कितना होता है? 1024 MB होता है। 1 टेराबाइट में कितना होता है? 1024 GB होता है। और 1 पेटाबाइट में कितना होता है? 1024 TB। और सुपर कंप्यूटर की गणना किस में होती है? पेटा बाइट में या फिर पेटा फ्लॉप में होती। ठीक है, तो जो फ्लॉप इस्तेमाल किया जाता है सुपर कंप्यूटर में, तो फ्लॉप का मतलब होता है फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। ये पूरा फ्लॉप का। ऐसे कंप्यूटर जो अरबों गणनाओं को 1 सेकंड में करने की क्षमता रखते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? सुपर कंप्यूटर। जैसे 10 लाख काउंटिंग पर सेकेंड, सुपर कंप्यूटर क्या करता है? 10 लाख काउंटिंग 1 सेकेंड में कितनी काउंटिंग करता है? लगभग 10 लाख काउंटिंग करता है। तो 1 मेगा फ्लॉप का मतलब होता है 10⁻6 काउंटिंग पर सेकेंड। गीगाबाइट का मतलब होता है 10⁹। टेराबाइट्स का मतलब होता है 10⁻10। और 1 पेटा फ्लॉप का मतलब होता है 10⁻
15 लाख काउंटिंग पर सेकेंड, और एक्साफ्लॉप का मतलब होता है 10 टू द पावर 18, और योगा का मतलब योटा फ्लॉप का मतलब होता है 10 टू द पावर 21, और जेटा फ्लॉप का मतलब होता है 10 टू द पावर 4। ठीक, ये यूनिट है। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये इमेज है आपके एक सुपर कंप्यूटर की। तो एक सुपर कंप्यूटर, नॉर्मल जो सुपर कंप्यूटर होता है, उसमें क्या होता है कि लगभग 64 माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो कैसे लगे होते हैं? पैरेलल क्रम में लगे होते हैं। और सुपर कंप्यूटर की जो गणना होती है वो पेटा बाइट या फिर फ्लॉप में की जाती है। और अभी हम लोगों ने यूनिट देखा था, पेटा बाइट वगैरह फ्लॉप की यूनिट क्या है। ठीक, अब आइए देखते हैं जो भारत में सुपर कंप्यूटर है। भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं वो सी म्योर को माना जाता है। और भारत में जो सुपर कंप्यूटर के जनक हैं उनका नाम है विजय भटकर। ठीक है, विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। और इन्हीं के द्वारा भारत में सुपर कंप्यूटर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। और जनरली जो सुपर कंप्यूटर का नॉलेज आया, सुपर कंप्यूटर बनाने का जो एक प्रकार का आइडिया आया, वह भी ह्यूमन ब्रेन से आया। देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने भी आइडियाज हैं, ये आइडियाज या तो जीवों को देखकर आया है, या तो मानव को देखकर आया, या तो पेड़ पौधों को देखकर आया। तो मानव ने यह समझा कि हमारा जो मस्तिष्क है, 1400 ग्राम का हमारा ब्रेन है, और इस 1400 ग्राम मस्तिष्क में लगभग अरबों खरबों की संख्या में क्या करती हैं? तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी हुई हैं। और ये सारे तंत्रिका कोशिकाएं यूनाइट तौर पर मिलकर काम करती हैं, और सब किससे जुड़ी हुई हैं? आपके ब्रेन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू। ठीक है, तो अब दिमाग में ये आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो प्रोसेसर है, अगर इसी प्रोसेसर की हम संख्या को बढ़ा दें तो हो सकता है कि इनके जो आंकड़े हैं उनको रीड करने की क्षमता बढ़ जाए। और जब वैसा किए तो वैसा ही हो गया। तो सी म्योर ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया। और सुपर कंप्यूटर का इतना मतलब समझ जाइएगा कि कम से कम आपका एक बड़ा हॉल जो 200 गज का या 500 गज का होगा, उतने बड़े हॉल में एक सुपर कंप्यूटर इस्टेब्लिश होता है। क्लियर? तो सुपर कंप्यूटर का नॉलेज भी कहां से आया है? ह्यूमन ब्रेन से आया है। जैसे हम अगर इंटेलिजेंसी की चर्चा करें तो इंटेलिजेंसी दो प्रकार की होती है। एक होता है नॉर्मल इंटेलिजेंसी, और दूसरे को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। नॉर्मल इंटेलिजेंसी में क्या होता है कि आपका ब्रेन होता है जिसमें अरबों न्यूरॉन्स जुड़ी होती हैं। और आर्टिफिशियल क्या है? इसी तरीके से कंप्यूटर होता है। और कंप्यूटर में क्या होता है? आपके बहुत सारे करोड़ों माइक्रो प्रोसेसर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स है वो क्या है? आपके माइक्रो प्रोसेसर। और जो ब्रेन है वो आपका क्या है? कंप्यूटर, सीपीयू। क्लियर? दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर सुमित, अब इसका रिकॉर्ड टूट गया। अब दुनिया का ये सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर नहीं है जिसमें 122 करोड़ प्रोसेसर इस्तेमाल होते हैं। अब ये दुनिया का सुपर बड़ा कंप्यूटर नहीं है, जबकि सबसे ये देखिए वर्ल्ड टॉप सुपर कंप्यूटर, ये भी लेटेस्ट डाटा है आपका। कंप्यूटेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर एज ऑफ नवंबर 2020। तो नवंबर 2020 के डाटा के अनुसार दुनिया का सबसे एक्टिव और सबसे बड़ा और सबसे तेज काम करने वाला कंप्यूटर किसका है? जापान का है, और उसका नाम है आपका फुगाकू। ठीक है, फुगाकू। ठीक है, टेराफ्लॉप, ये जो कंप्यूटर की गणना है आपको दिख जा रहा है वो टेराफ्लॉप में है। तो इतने टेराफ्लॉप की गणना करता है एक सेकेंड में कौन? फुगाकू।
अभी 2020 के पहले नंबर 1 पे कौन था? सुमित था, ठीक है। अब उसकी स्थान कौन ले लिया है? आपका सुगाको, ठीक है। तो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर अब सुमित ना होकर क्या हो गया है? आपका फुगाकू सबसे बड़ा ये सुपर कंप्यूटर है, और ये कहां का है? आपके जापान का है। क्लियर? अब आइए चलते हैं। एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं सुपर कंप्यूटर के? सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या हो सकते हैं? पहला है, मौसम एवं जलवायु की भविष्यवाणी की जा सकती है। मानव के हाव भाव एवं उसकी भाषा को समझ सकता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझ सकता है। ब्रह्मांड के अध्ययन में प्रयोग की जाता है। जटिल आंकड़ों के समस्याओं के समाधान में इसका प्रयोग होता है। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में होता है। ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन में होता है, और भू आकृतियों की घटनाओं में होता है। ई गवर्नेंस में, ठीक है, या फिर ई कॉमर्स में, या फिर ई डेमोक्रेसी में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल हम वैज्ञानिक अध्ययन में भी क्या कर सकते हैं? करते हैं। अब इस सुपर कंप्यूटर की चुनौतियां भी हैं, यानी कि कुछ इसके ड्रॉबैक हैं, और उस ड्रॉबैक में पहला पॉइंट है आकार की चुनौती, क्योंकि इनका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरा ड्रॉबैक है रखरखाव की चुनौती। तीसरा है लागत अधिक होती है। चौथा है अनुसंधान की चुनौती। पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक कचरा ज्यादा उत्पन्न होता है, जिसको लेकर एक पर्यावरण की चुनौती है। इन सभी चुनौतियों में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आकार को लेकर है, और इसी समस्या के समाधान के लिए क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑर्गेनिक कंप्यूटर का विकास हुआ है, जिससे सुपर कंप्यूटर का आकार पीसी या मोबाइल जैसा हो गया, और अभी इसमें रिसर्च चल रहा है, ठीक है ना। और सबसे अधिक रिसर्च आपके क्वांटम कंप्यूटर पे चल रहा है, ठीक है। भारत में अगर सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो 1980 के दशक में पहली बार भारत को सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता महसूस हुई। इसके नाते आईबीएम, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एचपी और क्रे कंप्यूटर से संपर्क किया गया, और ये तीनों कंपनियां कहां की थी? आपकी अमेरिका की। आईबीएम, एचपी और क्रे कंप्यूटर, इनसे संपर्क किया गया। इसमें आईबीएम, एचपी ने राष्ट्रीयकरण के कारण सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, लेकिन क्रे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर देने को तैयार हो गए। यानी तीन कंपनियां थी। फर्स्ट थी आपकी आईबीएम, सेकेंड थी आपकी एचपी, और तीसरी थी आपकी क्रे कंप्यूटर। अमेरिका से संपर्क साधा गया सुपर कंप्यूटर के लिए। तो आईबीएम, एचपी और क्रे कंप्यूटर से बात किया गया, जिसमें आईबीएम और एचपी ने हमको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, लेकिन क्रे कंप्यूटर देने को तैयार हो गई। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दबाव में क्रे कंप्यूटर ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, ठीक है। जिसके नाते CDAC के नेतृत्व में पुणे में सुपर कंप्यूटर के विकास का कार्य आरंभ कर दिया गया, ठीक। किसके नेतृत्व में? CDAC के। ये CDAC के नेतृत्व में पुणे में स्वदेशी सुपर कंप्यूटर के विकास का कार्य शुरू कर दिया गया। और यहां पर CDAC का मतलब होता है आपके सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है। किसके नेतृत्व में किया गया? विजय भटकर के नेतृत्व में किया गया। और इन्हीं के नेतृत्व में किसकी शुरुआत हुई? आपके परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर की शुरुआत हुई। तो संस्था कौन सी थी? CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। किसके नेतृत्व में हुई? विजय भटकर के नेतृत्व में हुई,
ठीक है। और इसमें परम श्रृंखला की शुरुआत की गई, यानी भारत का जो सुपर कंप्यूटर था उसमें क्या नाम रखा गया था, परम। ठीक, परम श्रृंखला के निर्माण की शुरुआत की गई। और यहां पर देखिए सीडैक 4 चरणों में सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। पहला जो मिशन था, मिशन फर्स्ट ऑर्गेनाइज हुआ था आपके 1987 में और ये चला था 1993 तक, यानी पहला सुपर कंप्यूटर का मिशन। और इसका लक्ष्य था कि मेटाफ्लॉप वाले सुपर कंप्यूटर के निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था और इसे बनाया भी गया, जैसे परम 8000 और परम 9000। ये 2 सुपर कंप्यूटर थे, किसमें थे, आपके मेटाफ्लॉप वाले थे। देन फिर 1993 से 99 तक सेकंड मिशन की शुरुआत हुई विजय भटकर के नेतृत्व में। इसमें गीगाफ्लॉप के सुपर कंप्यूटर बनाने का लक्ष्य रखा गया और उसके तहत क्या बन गया 1999 में परम 10000। यहां पे कर क्या बना, परम 8000, परम 9000 और यहां पे क्या बना, परम 10000। फिर बाद में मिशन तीसरा शुरू किया गया सुपर कंप्यूटर का, जो कि 1999 से 2015 तक चला। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया, टेराफ्लॉप, पेंटाफ्लॉप और एक्साफ्लॉप, इन सभी प्रकार के सुपर कंप्यूटर को बनाने का लक्ष्य रखा गया। और इसके तहत क्या बनाया गया, परम पदम 2003, परम युवा फर्स्ट 2008, परम युवा सेकंड 2013, परम विलियम 2014 और परम सावक 2015। इन सभी सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया गया कब, 1999 से 2015 के बीच में। अब इसमें से कुछ टेराफ्लॉप के थे, कुछ पेंटाफ्लॉप के थे और कुछ एक्साफ्लॉप के थे। अब इसके बाद 2015 से 2022 तक के लिए नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत की गई। पहले यह सुपर कंप्यूटर मिशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड था। अब जो 2015 से 2022 तक चलने वाला जो मिशन है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, ठीक है। और इस मिशन के तहत रखा गया है कि 73 सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी क्षमता कैसी होगी, नियर अबाउट टेराफ्लॉप की, ठीक। और यह अभी अभियान चल रहा है। तो सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए किस संस्था का गठन किया गया, सीडैक का गठन किया गया। किसके नेतृत्व में किया गया, विजय भटकर के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। और इनके नेतृत्व में परम श्रृंखला की शुरुआत की गई। कब इसकी शुरुआत की गई, 1987 में। क्लियर। अब आगे चल के देखते हैं। भारत में केवल सीडैक ही द्वारा नहीं बल्कि अनेक संस्थाओं द्वारा सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए प्रयास किया गया है। जैसे इसरो, पीछे चर्चा हुई थी, सागा 220 सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। डीआरडीओ पेस नामक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अनुपम नामक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो सहस्त्र सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मुंबई है वह प्रत्यूष, मिहिर और आदित्य नामक सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और आईएमएस जो संस्था है वह मल्टी, माइक्रो और काबरू, फिर युनदा, हिमालय, इन सब के सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। और आईआईटी दिल्ली जो है वो अपोलो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। आईआईटी कानपुर क्रे एक्ससी 230 सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। टाटा संस्था जो है ईका कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। आईआईटी मद्रास विर्गो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। विप्रो जो कंपनी है वो आपके सुपरनोवा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी किसका बताया था ना, स्पेस से रिलेटेड है ये किसका इस्तेमाल करती है, विक्रम 100 सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। और सीडैक किसको बनाती है, आपके परम सीरीज के सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और ये जो ऊपर संस्था देख रहे हो ये इन संस्थाओं द्वारा अपना खुद का सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया। ये सीडैक ने नहीं विकसित किया, इसरो ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है, डीआरडीओ ने अपना सुपर कंप्यूटर बनाया है, वगैरह वगैरह। अब आइए देखते हैं दुनिया के 5 सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर
अब सुमित नहीं है, सुमित की जगह अब क्या है, फुगाकू। पहले नंबर पे कौन है आपके, फुगाकू। ये कहां के है आपके, जापान का। इसके यूनिट को नहीं रखना है आपको, ये आपको नहीं देखना है, बस इतना जानना है कि सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर कौन है, तो वो है आपके फुगाकू हैं। फिर सुमित है यूएसए का, सनवे तायू लाइट चाइना का है, तियान चाइना का है, टाइटन यूएसए का है, ठीक है, सिक्वा यूएसए का है, और के कंप्यूटर कहां का है आपके, जापान का। ये दुनिया के 5 बड़े सुपर कंप्यूटर हैं, और भारत के जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं उसमें आपका है प्रत्युष, दूसरा है आपका मिहिर, और ये दोनों मिलकर काम करते हैं, और इनकी यूनिट कितनी होती है, 6.8 पेटा फ्लॉप। फिर उसके बाद सहस्त्र है, आदित्य है, फिर उसके बाद क्लस्टर प्लेटफॉर्म है, परम युवा सेकंड है, और भारत में 3 बड़े जो सुपर कंप्यूटर मौसम विभाग के द्वारा आईआईटी मुंबई यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के नेतृत्व में बनाया गया है, जिसके नाते मौसम एवं जलवायु में होने वाली आपदाओं को जानने में आसानी होती है, ठीक है। और 3 ये जो बड़े सुपर कंप्यूटर हैं वो आपके सामने है, प्रत्युष, मिहिर और आदित्य, ठीक। तो अभी भारत के जो हम लोगों ने देखा, यहां पे देखा ना, प्रत्युष और मिहिर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। इस वजह से ये भारत के बड़े कंप्यूटरों में माने जाते हैं, प्रत्युष, मिहिर और आदित्य। तो ये कैसे थे, वर्क स्टेशन कंप्यूटर थे, जिसके अंतर्गत हमारा सुपर कंप्यूटर था। अब आइए हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर, ठीक है, यानी कि वे कंप्यूटर जिनकी गति और क्षमता सुपर कंप्यूटर जैसी होती है, और उनका आकार पर्सनल कंप्यूटर जैसा होता है, और इनका विकास किया जा रहा है, और ये भविष्य के कंप्यूटर कहलाते हैं। यानी कि जिनकी गणना करने की जो क्षमता होती है वो सुपर कंप्यूटर जैसी ही होती है, परंतु इनकी जो साइज है, इनका जो आकार है, वो कैसा हो जाएगा, आपके मोबाइल जैसा, ठीक है, या फिर नॉर्मल कंप्यूटर जैसा, ठीक है। जो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर हैं, तो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटर का मतलब होता है ऐसे सुपर कंप्यूटर जिनका आकार जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर जैसा हो जाता है, और इनको भविष्य का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर माना जाता है। जैसे आपका क्वांटम कंप्यूटर है, ऑप्टिकल कंप्यूटर है, और डीएनए या फिर ऑर्गेनिक कंप्यूटर है, ठीक है। तो जो ऑप्टिकल कंप्यूटर है, एक बात, जो क्वांटम कंप्यूटर है वह किस पे है, आपके इलेक्ट्रॉन मूवमेंट पर यह काम करता है। यानी कि एक तरीके से यह कैसा है, एटम, इसको हम एटम बेस्ड मानते हैं, परमाणु आधारित। अभी तक देखिए डिजिटल जो कंप्यूटर थे उसमें जो सूचनाएं होती हैं वो डिजिटल माध्यम में जा रही थी। अब जो क्वांटम कंप्यूटर है, क्वांटम का मतलब होता है एटम, ठीक है। अब ये जो क्वांटम कंप्यूटर होता है वह किस पर आधारित है, परमाणु पर आधारित है। दूसरा ऑप्टिकल कंप्यूटर, ये किस पर आधारित है, आपके लाइट पर आधारित है, ठीक है। और डीएनए जो कंप्यूटर आधारित है वो किस पर आधारित है, आपके जीवों पर, ठीक है। और विशेष तौर से आपके बैक्टीरिया पर आधारित ये सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वांटम कंप्यूटर क्या है। क्वांटम कंप्यूटर, ठीक, क्वांटम डिवाइस, यानी कि जो क्वांटम कंप्यूटर में जो इस्तेमाल होता है वो ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या इस्तेमाल होता है, इंटरफेरोमीटर। ऐसे कंप्यूटर जिसमें प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर के स्थान पर हम क्या करते हैं, क्वांटम युक्तियों जैसे इंटरफेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसकी खोज के लिए डेविड जे विनलैंड एवं सर्ग होराकी को 2012 में नोबेल प्राइज दिया गया था। वे कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर क्या होते हैं, स्पिनट्रॉनिक्स पर आधारित होते हैं, और सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए स्पिन की गति का प्रयोग करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन की गति, इसी से मतलब होता है स्पिनट्रॉनिक्स का। इसमें ट्रांजिशन के स्थान पर एटम परमाणु, एटम का मींस परमाणु होता है, का प्रयोग किया जाएगा, जिससे इनका आकार छोटा हो जाएगा।
इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की बजाय क्वांटम सिग्नल का प्रयोग होगा। इसके नाते ऊर्जा के सभी दशाओं का उपयोग करके सिग्नल को भेजना संभव होगा। इसकी गति व्यापक रूप से इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसका आकार भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जब ऊर्जा के अंतिम उपयोग के लिए 0 और 1 यानी कि जितने भी डिजिटल सिस्टम हैं, ऊर्जा के अंतिम उपयोग के लिए जब 0 और 1 के सभी संभावनाओं का उपयोग कर लिया जाता है, तभी उसको हम बोलते हैं क्वांटम सिग्नल। इसमें बिट के स्थान पर क्यू बिट का विकास हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन की सभी दशाओं का उपयोग संभव हो जाता है। इसलिए बहुत सारी सूचनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। इसमें ऊर्जा का प्रयोग बहुत कम होगा और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की समस्या भी क्या होगी, कम होगी। क्वांटम सिग्नल को उत्पन्न करने के लिए चीन द्वारा 2016 में दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट छोड़ा गया। उसका नाम था क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्केल के नाम से। कब छोड़ा गया था, आपके 1 अक्टूबर 2016 को। ठीक है, QESS को मिसियस भी कहते हैं। QESS क्या है, आपका क्वांटम सैटेलाइट्स। चीन जो है दुनिया का पहला देश है जिसने क्वांटम सैटेलाइट छोड़ा है, और क्वांटम कंप्यूटर चौथी औद्योगिक क्रांति का क्या है, आधार भी बन सकता है। ठीक, तो यानी क्वांटम कंप्यूटर क्या है, सिंपल आप समझिएगा कि अगर हम सुपर कंप्यूटर का आकार जो है हम नॉर्मल कंप्यूटर जैसा कर दें, तो वही कंप्यूटर क्या कहलाता है, आपका क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजने के लिए डिजिटल पद्धति का इस्तेमाल होता है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर में सूचनाओं को भेजने के लिए एटम्स का इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल होगा। जनरली जो डिजिटल पद्धति होती है वो इलेक्ट्रॉन के सीधे जो ट्रेवल करती है उसी की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉन की सभी दिशाओं में जो मूवमेंट होता है उसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। दूसरा है ऑर्गेनिक कंप्यूटर, या इसको हम डीएनए कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो क्रिस्टल से बना हुआ है, जीव है तो सेलुलोज से बना हुआ है। ठीक है, सेलुलोज नहीं, यहां पे जीव है तो किससे बना हुआ है, आपके सेल से बना हुआ है। तो ऑर्गेनिक कंप्यूटर में क्या होता है कि ऑर्गेनिक डिवाइस का इस्तेमाल होता है, और ये ऑर्गेनिक डिवाइस क्या हो सकते हैं, आपके डीएनए हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं, जीन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, पेप्टाइड हो सकता है। तो डीएनए कंप्यूटर को बनाया था लियोनार्ड एल्डमैन ने, और उसमें एक जीवाणु का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था बैसिलस सबटिल्स। सबसे पहले लियोनार्ड एल्डमैन के द्वारा यह विचार किया गया कि जब डीएनए लाखों पीढ़ियों की सूचनाओं को अपने पास रख सकता है तो प्रोसेसर का कार्य क्यों नहीं कर सकता। इसी आधार को बनाकर लियोनार्ड ने प्रयोग किया और बैसिलस सबटिल्स जीवाणु का प्रोसेसर के स्थान पर उपयोग किया, और इसी के आधार पर डीएनए कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है, विशेषता क्या हो जाएगी इसका, अभी रिसर्च में है। आकार छोटा हो जाएगा, ई वेस्ट की समस्या का समाधान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक के स्थान पर मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक का दौर शुरू होगा, हरित सुपर कंप्यूटर के विकास को बढ़ावा मिलेगा, और इसकी गति भी क्या हो जाएगी, बहुत तीव्र हो जाएगी। देन आइए ऑप्टिकल कंप्यूटर, प्रकाशी कंप्यूटर क्या होते हैं। जो ऑप्टिकल कंप्यूटर होते हैं वो किस पे आधारित होते हैं, फोटोनिक्स पर आधारित होंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन के स्थान पर किसका इस्तेमाल होगा, फोटॉन यानी कि लाइट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, लाइट के ड्यूअल नेचर होते हैं। प्रकाश जो होता है कण की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है और तरंग की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो कण की जो प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेगा उसको हम क्वांटम बोलते हैं, और जो तरंग की प्रवृत्ति को जो कण की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोनिक्स। इसमें इलेक्ट्रॉन के स्थान पर फोटॉन का उपयोग होगा। प्रकाश के एनर्जी पार्टिकल को ही क्या बोलते हैं, फोटॉन। ठीक, कण के रूप में जो प्रकाश अपनी अभिव्यक्ति करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटॉन। ऐसे कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर के स्थान पर फोटोनिक डिवाइस
प्रकाशीय युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे लेजर, एलईडी इत्यादि। इससे अरबों सिग्नल उतने जगहों में भेजा जा सकता है जितनी जगह में एक माइक्रो प्रोसेसर में होता है। इन कंप्यूटर की गति को 3000 गुना बढ़ाया जा सकता है। इससे सामान्य तारों के स्थान पर ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाएगा। ये अधिक पर्यावरणीय मृत होंगे क्योंकि इनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में सिलिका होता है और सिलिका पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक, आइए आगे थोड़ा सा और देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। क्वांटम कंप्यूटर हम लोगों ने देख लिया था। क्वांटम कंप्यूटर के महत्व को भी आप देख लीजिए। वर्तमान समय में बहुत अधिक आंकड़ों के समूह में से कम समय में कुछ आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करना एक बड़ी समस्या है। इस कार्य को क्वांटम कंप्यूटर बहुत आसानी से कर सकता है। जैसे यदि हमें 10 लाख सोशल मीडिया में प्रोफाइल में से किसी एक व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करना है तो एक पारंपरिक कंप्यूटर उन सभी प्रोफाइलों को स्कैन करेगा, जिससे उसे 10 लाख चरणों से गुजरना होगा, जबकि क्वांटम कंप्यूटर उसे 1000 चरणों में ही संपन्न कर सकता है। ठीक है, यानी नॉर्मल कंप्यूटर 10 लाख चरण करेगा, उसकी तुलना में क्वांटम कंप्यूटर 1000 चरणों में क्या करेगा, कर लेगा। गैर मतलब है कि क्वांटम कंप्यूटर की यह क्षमता ऊर्जा बचत में भी क्या होगी, सहायक होगी। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी रफ्तार है, स्पीड है, गति है। यह कई पारंपरिक कंप्यूटरों द्वारा एक समय में समानांतर तौर पर किए जाने वाले कार्य को अकेले ही कर सकता है। बैंकिंग तथा सुरक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले इनक्रिप्शन सिस्टम पारंपरिक कंप्यूटरों पर आधारित है, जो गणितीय समस्याओं को सुलझाने में एक सीमा के बाद असमर्थ होते हैं, तो उसको सुपर कंप्यूटर के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चुनौती क्या है? सुपर कंप्यूटर अभी प्रायोगिक अवस्था में है, जहां इसका पहला प्रयोग गूगल द्वारा 53 क्यूबिट क्षमता वाले साइकोमेयर, याद रखिएगा गूगल का सुपर कंप्यूटर 53 क्षमता वाले कौन सा, साइकोमोर नामक क्वांटम प्रोसेसर के माध्यम से किया गया, किंतु इसके वास्तविक प्रयोग में अभी कई वर्ष या दशक लग सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में प्रयोग में लाए गए क्यूबिट को क्रायोजेनिक तापमान पर ही स्थिर रखा जा सकता है, इसलिए इसका रखरखाव एक बड़ी चुनौती है। और पता है कि क्रायोजेनिक इंजन अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स इंजन होता है, और क्रायोजेनिक का मतलब होता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर कार्य करने वाले इंजन। विशेषज्ञों के अनुसार इसका प्रयोग केवल सरकारों या बड़ी कंपनियों के द्वारा ही किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर को तैयार करने में अत्यधिक विकसित तकनीकी तथा भारी निवेश की आवश्यकता होगी। क्वांटम कंप्यूटर को लेकर बड़ी चिंता इसके एन्क्रिप्शन कोड को हल करने को लेकर है। अभी तक एन्क्रिप्शन कोड को डेटा की सुरक्षा के लिहाज से विश्वसनीय माना जाता था, जो कि क्वांटम कंप्यूटर द्वारा आसान हो जाएगा। भारत में वर्ष 2018 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा क्वांटम कंप्यूटर नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम का नाम है इनबिल्ट साइंस टेक्नोलॉजी, यानी क्वांटम इनबिल्ट साइंस टेक्नोलॉजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अनुसंधान में तेजी लाने हेतु अगले 3 वर्षों में 80 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता दर्शाई गई है। ठीक है, और जनवरी 2020 में गूगल ने घोषणा की कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटम सुप्रीमेसी, यानी कि क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में गूगल ने क्षमता हासिल की है। और उसका कौन सा क्वांटम कंप्यूटर था? साइकोमोर। ठीक, अब आइए, बात हम कर रहे थे ऑप्टिकल फाइबर की। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं? आप देखिए, जो आपकी ऑप्टिकल कंप्यूटर था, तो ऑप्टिकल कंप्यूटर में जो यहां पे बात हो रही थी, ऑप्टिकल कंप्यूटर, और ऑप्टिकल कंप्यूटर किस पे बेस्ड था? आपके ऑप्टिकल फाइबर पर बेस्ड था। और ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है ये भी जानिए। ये एक सिंपल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा ऑप्टिकल फाइबर का।
ये देखिए सुपर कंप्यूटर फुगाकू है, ठीक है। ये आपका प्रत्युष सुपर कंप्यूटर है। और यहां पर जो एक और इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये है आपके भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक, जिनका नाम है विजय भटकर। क्लियर? ये आपका एक ऑप्टिकल फाइबर, क्या है आपका ये ऑप्टिकल फाइबर। और ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसके ऊपर सबसे ऊपर ये मतलब शीशे का, एक मिनट दूसरा इमेज अगर हम देखें, ये देखिए ये ऑप्टिकल फाइबर होता है। क्लियर? इसी तरीके से तारनुमा संरचना होती है, इसके ऊपर हाई इंडेक्स कोर होता है, सॉरी बाहर की तरफ जो होता है लो इंडेक्स कोर होता है और अंदर की तरफ हाई इंडेक्स कोर होता है। और यहां पे ये देखिए आउटर जैकेट होता है, प्लास्टिक की एक लेयर होती है और अंदर क्या होता है, एक शीशे का नलिकानुमा संरचना होती है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ मेंबर इसके ऊपर। और ये जो क्लैडिंग आप देख रहे हो, यही क्या होता है, ये शीशे की नली होती है, ठीक है। इसी में क्या होता है, हम तरंगों को भेजते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ये ऐसी युक्ति होती है जो सूचना को प्रकाश में बदलता है। जैसे आपने बोला, ठीक है ना, तो ध्वनि तरंगों को क्या करता है, वो लाइट वेव में कन्वर्ट करता है और लाइट वेव में ही, लाइट के तौर पर ही वो अपने अंदर उसको ट्रेवल करवाता है। और फिर जब ऑप्टिकल फाइबर से बाहर निकलता है तो उसमें ऐसी युक्ति होती है कि उस लाइट वेव्स को अगेन फिर साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। ये होता है। ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है। अब यहां पर देखिए ऑप्टिकल फाइबर में जो यहां पे सूचना जाती है, यहां पे कैसा होता है आपका साउंड वेव। साउंड वेव में ये एंट्री करती हैं और जब एंट्री करती हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, आपके लाइट वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं, प्रकाश में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इसके अंदर जो ये ट्रेवल करती हैं वो प्रकाश के विशेष सिद्धांत पर कार्य करती हैं, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक मीडियम से दूसरे, एक्चुअली प्रकाश का नेचर होता है बिल्कुल सीधे चलना, तो जब प्रकाश की किरणें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो नेचुरली वो क्या हो जाती हैं, नॉर्मल की तरफ झुक जाती हैं। तो ये एंगल जितना हम बढ़ाते जाएंगे ये आपके इतना ही आती जाएगी। और एक समय ऐसा होगा कि एक विशेष एंगल के लिए अब ये किरणें नीचे नहीं जाएंगी, उसी मीडियम में वापस क्या करेंगी, लौट जाएंगी। तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो किसी विशेष क्रिटिकल एंगल्स के लिए लाइट क्या होता है, जब आता है तो उसी मीडियम में क्या हो जाता है, लौट जाता है। तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये भी ऑप्टिकल फाइबर इसी तरीके से होता है कि जब यहां पे ये लाइट एंट्री करती है ना, तो ये क्रिटिकल एंगल्स पे एंट्री करती है। इनको इस तरीके से बनाया जाता है कि जब भी साउंड वेव जब लाइट वेव में कन्वर्ट होती है तो ये क्रिटिकल एंगल पर जाती है, और जब क्रिटिकल एंगल पर जाती है तो ये उसी मीडियम में क्या हो जाती है, लौट जाती है, बाहर ये नहीं निकल पाती हैं। और फिर क्या होता है, इसके दूसरे सिरे से ये सूचनाएं फिर बाहर निकल जाती हैं। तो यानी कि यहां पर साउंड वेव्स, यहां पर साउंड वेव्स, बीच में जो इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, आपका लाइट वेव्स इस्तेमाल होता है, ठीक। ये देखिए यहां पे है। अब यहां पर सूचनाएं यहां पर भेजी जाती हैं, अंदर ये लाइट वेव में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब भी ये दीवारों से टकराती हैं तो ये विशेष क्रिटिकल एंगल पर टकराती हैं, जिसके कारण ये तेजी से ट्रेवल करते हुए दूसरे सिरे पर निकल जाती हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि ये कभी भी यहां पे जो भी किरणें जाती हैं ये एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं करती हैं, जिसके कारण सूचनाएं आपस में मिल नहीं पाती हैं और बिल्कुल क्लियर, तेजी से और एक साथ बहुत सारी सूचनाओं को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। जनरली आप फोन में देखिए
कि जो आपके एनालॉग फ़ोन होते हैं, चोंगे वाले जो फ़ोन होते हैं, आप मिलाते कहीं और, मिल जाता है कहीं और 3-4 लोग बात करते रहते हैं उसमें आपस में, और समझ में नहीं आता है कि कहाँ किससे बात हो रही है, कहाँ फ़ोन मिल गया। तो उसमें क्या होते हैं, सूचनाएं इनक्रिप्टेड नहीं होती हैं, इसमें सूचनाएं क्या होती हैं, इनक्रिप्टेड होती। क्लियर? आइए, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, इसको लाइफ ऑफ लाइन टेलीकॉम भी कहा जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जनरली क्या होती हैं, ऑप्टिकल फाइबर बाल के समान पतले सिलिका या ग्लास प्लास्टिक, क्वार्ट्ज, नायलॉन अथवा पॉलिस्ट्रॉन के बने होते हैं। ये बाल जैसे पतले पर ठोस होते हैं। इनमें सिलिका का बना एक अत्यंत पतला तंतु जो लगभग 10 से 100 माइक्रोमीटर व्यास का होता है, जिसे कोर कहते हैं। कोर के चारों ओर कम अपवर्तनांक के ग्लास या प्लास्टिक के माध्यम से घिरा रहता है, जिसे हम क्लैडिंग कहते हैं। पीछे वाले फिगर में हम लोगों ने देखा था, क्लैडिंग कहते हैं। सुरक्षा के लिए क्लैडिंग पर भी कुचालकों की परत चढ़ी रहती है, जिसको हम बफर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर भीतर से खोखला होता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांतों पर शक्तिशाली लेजर किरणों को भेजा जाता है। इस प्रौद्योगिकी में किसी भी सूचना या संकेत को ध्वनि ऊर्जा से, जैसे मैंने बोला था ना, साउंड वेव्स, ध्वनि ऊर्जा से प्रकाश किरणों में बदलकर सिलिका की अत्यंत महीन नलिकाओं के माध्यम से गंतव्य स्थल तक भेजा जाता है। प्रकाश संकेतों को उनकी तीव्रता में बिना किसी विशेष क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। यह सूचना डिजिटल फॉर्म में होती है। इसका मुख्य रूप से टेलीफोन, संवाद अथवा टेलीविजन कार्यक्रम की प्रस्तुति में किया जाता है। यह नलिका 0.005 मिलीमीटर पतली होती है, जिसमें एक साथ 40,000 से अधिक टेलीफोन लाइन एवं 20 टेलीविजन कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, जबकि सामान्य केबल से केवल एक साथ 8,000 टेलीफोन लाइन ही चलाए जा सकते हैं। प्रकाश को पुनः संकेतों में बदलने के लिए अर्धचालक से बने फोटोडायोड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रकाश बहुसंख्य पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचता है, चाहे तार सीधा हो अथवा मुड़ा हुआ हो। इस प्रक्रिया में प्रकाश की तीव्रता में कोई अंतर नहीं आता है। परंपरागत तारों की अपेक्षा यह 25 गुना हल्की और 10 गुना कम आकार की होती। ठीक, अब इसी ऑप्टिकल फाइबर से संबंधित भारत में प्रथम ऑप्टिकल फाइबर संचार व्यवस्था पुणे में शिवाजी नगर और कैंटोनमेंट केंद्र को जोड़ने के लिए स्थापित की गई थी। कैंटोनमेंट सेना का एरिया था। वर्ष 2000 में स्टारलाइट कंपनी द्वारा भारत में ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किया गया। लाभ क्या हो सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर से? यह संचार की गति एवं क्षमता को बढ़ाता है। इसमें स्काई वार की समस्या नहीं होती है, जबकि उपग्रह संचार में स्काई वार की समस्या होती है। स्काई वार मीन्स डाटा को हैक करने की समस्या। यह लोहे से 10 गुना अधिक मजबूत होती है। इसके रख रखाव की समस्या नहीं होती है, क्योंकि यह -55 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप पर क्या करता है? कार्य करता है। पर्यावरण की समस्या का असर नहीं होता है, क्योंकि इस पर ऊर्जा का नियम लागू नहीं होता है। इसमें व्यतिकरण 0 होता है, अर्थात दो सिग्नलों के टकराने से भी संचार बाधित नहीं होता। इसकी हैकिंग या टैपिंग की संभावना नहीं है। एक साथ कम से कम 400 सिग्नल भेजे जा सकते हैं, 4000 सिग्नल भेजे जा सकते हैं, जो कभी आपस में मिलते नहीं हैं। इनके निर्माण में सिलिका की आवश्यकता होती है, जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। इसके संचालन में बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भारत सरकार द्वारा ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 18 दिसंबर 2018 तक 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था। उसके लिए
एक विशेष अभियान भी चलाया था जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। ठीक है, 2011 में यह अभियान चला था, 2015 में इसका नाम बदल के भारत नेट कर दिया गया। और केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड, ठीक है, अभिगम्यता उपलब्ध कराने के लिए 2011 में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से 20,000 करोड़ की लागत से लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना को मंजूरी दी। इस परियोजना का उद्देश्य 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को 100 MBPS ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना था। ठीक है, इस परियोजना को स्पेशल पर्पज व्हीकल्स भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क BSNL द्वारा चलाया जाता है। BSNL को भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 25 फरवरी 2012 को शामिल किया गया और नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से प्राप्त अनुभवों के आधार पर सरकार द्वारा 2015 में इसे भारत नेट परियोजना का नाम दे दिया। भारत नेट क्या है? एक फ्लैगशिप मिशन है जिसमें BBNL द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। यह कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ भारत सरकार द्वारा स्थापित एक प्रकार का विशेष प्रयोजन वाहन है। शुरुआत में यह मिशन संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था, लेकिन जुलाई 2016 में यह मंत्रालय संचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में विभाजित हो गया था। वर्तमान में यह मिशन संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया गया है? आपके 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, अब आइए, इतनी तो बेसिक इंफॉर्मेशन किसकी थी? आपके कंप्यूटर। अब आते हैं, उसका नेक्स्ट पार्ट है आपका नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को सूचना के साझा के लिए आपस में जोड़ा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्किंग कहते हैं। अर्थात 2 कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? नेटवर्किंग कहलाता है। और यह नेटवर्किंग 2 प्रकार से होती है। एक को हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क और दूसरे को हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। दोनों में मतलब समझिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन और वैन। तो लैन का यहां पे तात्पर्य होता है छोटे भौगोलिक क्षेत्रों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ने से। क्लियर? तो लैन से तात्पर्य है छोटे भौगोलिक क्षेत्रों के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने थे। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? ऑफिस, भवन, स्कूल, घर के कंप्यूटरों को जोड़ते हैं। कभी कभी एक लैन आसपास की इमारतों के समूहों में भी फैल सकता है। इस कार्य को करने के लिए इंटरनेट से जुड़ा होने की जरूरत नहीं होती है। यानी जो लोकल एरिया के कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक। दूसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को आपस में कंप्यूटर से जोड़ना। ठीक। जैसे विश्व भर में फैला हुआ सबसे बड़ा वैन है, कौन सा है वो? इंटरनेट। इंटरनेट भी क्या है? आपका एक बहुत बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है। और वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब होता है कि बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। तो इंटरनेट के माध्यम से सभी जुड़े हुए, तो इसीलिए इंटरनेट भी क्या है? एक प्रकार का वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क है। क्लियर? अब इंटरनेट क्या है? एक एक देखिए सेगमेंट आता जा रहा है, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट भी एक प्रकार का क्या है? आपका वैन है, जिसे इंटरनेशनल नेटवर्किंग भी कहा जाता है। इसे जालों का महाजाल भी कहा जा सकता है। इसे द नेट के रूप में भी जाना जाता है।
इंटरनेट पर सूचना संसाधन एवं सेवाओं की क्या होती है, एक विस्तृत श्रृंखला होती है। और इंटरनेट की जो शुरुआत है वह 60 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतर्गत हुई। प्रारंभ में इसका नाम जो रखा गया था वो आरपानेट रखा गया था। तो आरपानेट का मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट। और इसका जो निर्माण है वह जेसी लिकलाइडर के द्वारा और डॉक्टर विंट सर्फ के द्वारा किया गया था। इसलिए इन दोनों को, किसको, दोनों लोगों को, आपका लिकलाइडर्स और विंट सर्फ, इन दोनों को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। तो इंटरनेट क्या है, एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जिसमें दुनिया भर के कंप्यूटर, मोबाइलों को आपस में जोड़ा गया है। ऐसे कंप्यूटर को एक इंटरनेट एड्रेस दिया जाता है जिसे उसका वेब एड्रेस कहते हैं, इसलिए इंटरनेट को वेब जाल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक, भारत में अगर हम इंटरनेट की बात करें तो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे तार बिछाए गए हैं जिसके जरिए देशों को आपस में जोड़ा गया है। भारत में भी ये तार दो शहरों को जोड़ते हैं। भारत में इंटरनेट की जो प्राप्ति है वो कहां होती है, मुंबई और चेन्नई में की जाती है। ठीक है, कहां पे प्राप्त की जाती है, मुंबई और चेन्नई में, याद रखे रहिए। और भारत में इंटरनेट कनेक्शन की प्राप्ति कौन करता है, निक्सी करती है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। निक्सी से अन्य सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट को रिसीव करती हैं, यानी कि इंटरनेट को कहां पे रिसीव किया जाता है, मुंबई और चेन्नई में। कौन रिसीव करता है, निक्सी। और फिर ये निक्सी किसको प्रोवाइड करती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को, जैसे एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया वगैरह। और फिर इसके द्वारा ये इंटरनेट कहां मिलता है आपको, नागरिकों को। ठीक, तो आईएसपी के द्वारा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इंटरनेट को आम नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। दुनिया भर में इंटरनेट को पहुंचाने के लिए कई केबल बिछाई गई हैं, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के माध्यम से पूर्व से पश्चिम यूरोप। हाल ही में निक्सी ने बांग्लादेश के एक समझौता किया है जिसके तहत नॉर्थ ईस्ट के लिए बांग्लादेश में इंटरनेट लिया जाएगा, बांग्लादेश से इंटरनेट लिया जाएगा। और हाल ही में नेपाल ने चीन के साथ एक समझौता किया है जिससे वह भारत के अलावा चीन से भी इंटरनेट संकेतों को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। ठीक है, और इसी इंटरनेट से रिलेटेड है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स इंटरनेट या अन्य नेटवर्क पर भेजे गए डेटा के प्रारूप को नियंत्रित करने वाले नियमों के एक समूह को क्या करता है, संदर्भित करता है। यानी जो आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो उसके लिए भी क्या है, रूल्स रेगुलेशन है, नियम कानून है। और उसी नियम कानून को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। पारंपरिक रूप से लिखित सूचना, वीडियो और ऑडियो डेटा इंटरनेट पर साझा किए जाते हैं। हाल ही के दिनों में आईपी का उपयोग लाइव वॉइस सिग्नल को स्थानांतरित करने और टेलीविजन संकेतों को प्रसारित करने के लिए भी किया जाता है। इनके अनुप्रयोग को क्रमशः वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स टेलीविजन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी इंटरनेट के प्रयोग से संबंधित जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मेलवेयर क्या होती है, अक्सर चर्चा में आता है। तो मेलवेयर किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से निर्मित किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा, मेलवेयर क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। और यह करता क्या है कि जब यह सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आता है तो कंप्यूटर को धीमा कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स इंपॉर्टेंट है, आईएएस में कई बार पूछा जा चुका है। ट्रोजन हॉर्स ये क्या है, एक प्रकार का मेलवेयर है। ठीक है, और इसी मेलवेयर को हम वायरस भी बोलते हैं। वायरस होता नहीं है,
वायरस क्या होता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय करता है। तो उसी तरीके से आपका ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम जनरली क्या बोल देते हैं, वायरस बोल देते हैं। क्लियर? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने देश में तेजी से फैल रहे इवेन बोट नामक एक मेलवेयर को लेकर चेतावनी जारी की है। यह लोगों की बैंकिंग संबंधित जानकारियां चुराने के उद्देश्य से काफी तेजी से फैल रहा है। इवेन बोट एक प्रकार का ट्रोजन मेलवेयर है जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के प्रयोग से उपयोगकर्ताओं के सिस्टम में पहुंच सकता है। जैसे आप गूगल या फिर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप देखिए ऐसे बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं। एक मैसेज आपको भेज देते हैं, उस मैसेज को जैसे ही आप क्लिक करते हो, ठीक है, क्लिक करते हो आपके अकाउंट से पैसे निकलना शुरू हो जाते हैं। आपको फोन करते हैं, कभी आपका आधार कार्ड नंबर पता करके ओटीपी जनरेट करके आपके अकाउंट को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। और ऐसे बहुत सारे केस होते रहते हैं। इसलिए बी अलर्ट, कभी भी अपने बैंकिंग सेक्टर की जानकारी जैसे एटीएम नंबर, एटीएम पिन वगैरह, इन सब की जानकारी किसी के साथ भी शेयर मत कीजिए। जनरली बैंक ये सब जानकारियां आपसे नहीं मांगती। अगर बैंक जानकारी मांगती भी है तो आपको बैंक में जाकर देना होता है, टेलीफोन सेवा से कोई जानकारी बैंक आपसे नहीं मांगती। क्लियर? टाइप्स ऑफ मेलवेयर बहुत सारे हैं, वायरस हैं, वॉर्म हैं, ट्रोजन हॉर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा स्पाईवेयर है, एडवेयर है, बस इनका नाम जानना है आपको, ठीक है। उसके बाद रैम्सवेयर है। 2017 में नॉट पेटा या फिर पेटिया नामक एक रैंसवेयर ने दुनिया भर के लगभग 200 से अधिक देशों के 3 लाख कंप्यूटर को क्या किया था, संक्रमित किया था, ठीक। और इसी इंटरनेट से संबंधित एक चीज है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है उसको भी देख लीजिएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी स्थिति है जिसमें विभिन्न उपकरणों को आपस में इंटरनेट के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे आप समझिए, आपको कार या आप घर में जाते हैं तो आजकल एलेक्सा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप घर में दरवाजा खोलते ही नहीं कि खोलते ही आपकी लाइट ऑन हो जाती है। और जैसे ही आप घर में जाते हो एलेक्सा से कहते हैं एलेक्सा फ्रिज ऑन कर दो, एलेक्सा टीवी ऑन कर दो। आपने बोला नहीं कि एलेक्सा क्या कर देती है, सब ऑन कर देती है। तो ये सब जो घर की आपकी सभी चीजें हैं वो किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे दैनिक जीवन की वस्तुएं, ठीक है, जो भी हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उनको इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो वही प्रक्रिया कहलाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? ऐसी स्थिति है जिसमें विभिन्न उपकरणों को आपस में इंटरनेट से जोड़ा जाता है। किसी उपकरणों को इंटरनेट की सहायता से ऑन ऑफ करने की जो तकनीकी है वो कहलाती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके लिए पूर्व निर्धारित आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सब चीज प्रोसेसिंग उसमें की जाती है। ये वस्तुएं दैनिक जीवन से जुड़ी रहती हैं और इनमें डेटा स्वचालित रूप से ट्रांसफर होता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति में 2022 तक 5 अरब उपकरणों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। लाभ क्या हो सकता है? प्रयोगकर्ता को अधिक सुविधा होगी, समय की बचत होगी, दक्षता बढ़ जाएगी, आर्थिक क्षेत्र में भी समृद्धि बढ़ेगी। नुकसान क्या होगा? अधिक ऊर्जा की हानि होगी। भाई जितना इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे ऊर्जा तो उतनी ही व्यस्त होगी। भारत जैसे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, संवेदनशीलता कम हो जाएगी और साइबर हमलों के खतरे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और इंटरनेट पर रैंसमवेयर जो है उसके थिंग्स का खतरा बढ़ सकता है, जिससे जीवन क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। यानी आपके किसी भी प्रणाली को कोई क्या कर सकता है? हैक कर सकता है। क्लियर? तो इतनी चीजें थी हमारे किसके अंतर्गत? इंफॉर्मेशन के अंतर्गत। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग चलते हैं कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है, ठीक। एक प्रकार के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं आपके विथ वायर कम्युनिकेशन और दूसरे प्रकार का कम्युनिकेशन होता है विदाउट वायर कम्युनिकेशन।
तार युक्त और तार रहित। तो जो तार युक्त संचार होता है उसके अंतर्गत डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आता है, डीएसएल, या फिर हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर लाइन, या फिर डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या फिर ऑप्टिकल फाइबर लाइन। यानी कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान जब तार के माध्यम से होता है तब हम उसको बोलते हैं तार युक्त कम्युनिकेशन। और तार के अलावा अगर हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जैसे सेल फोन, सैटेलाइट फोन, वाईफाई, वाई मैक्स, लाईफाई, ब्लूटूथ, वाईफाई इत्यादि, तो ये सब कैसे हैं? तार विहीन कम्युनिकेशन। और एक कम्युनिकेशन कैसा है? तार युक्त कम्युनिकेशन है। तो आइए देखते हैं तार युक्त कम्युनिकेशन में क्या है आपका। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, परंपरागत तांबे की तार के लाइन में एनालॉग सिग्नल भेजे जाते हैं। ये इन एनालॉग सिग्नल की क्षमता काफी कम हो जाती थी, इसलिए इन तांबे की लाइन में डिजिटल सिग्नल भेजे जाने लगे और इसको क्या कहा गया? डीएसएल। ठीक, डीएसएल का प्रयोग इंटरनेट ब्रॉडबैंड सर्विस के लिए किया जाता है। अक्सर देखिए बार बार ब्रॉडबैंड आता है, तो ब्रॉडबैंड कहते किसको है? जब आंकड़ों की गति 512 केबीपीएस से ज्यादा हो जाती है तब उसी को हम बोलते हैं ब्रॉडबैंड। बोलते हैं ना ब्रॉडबैंड लगवाना है, ब्रॉडबैंड लगवाना है। तो अब आप समझ जाइएगा ब्रॉडबैंड कहते किसको है? जब आपके डेटा की स्पीड, ठीक है, कितना 512 केबीपीएस से, किलोबाइट पर सेकेंड, 512 केबीपीएस से अधिक हो जाती है तभी उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉडबैंड। दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर लाइन। इसमें किसका इस्तेमाल होता है? ऑप्टिकल फाइबर का। तार युक्त है ये। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ा था। वायरलेस कम्युनिकेशन में पहला है आपका सेल फोन। ठीक है, सेल फोन। अब ये सेल फोन क्या होता है? सेलुलर सिस्टम। यह उपग्रह आधारित रेडियो संचार का एक रूप है जिसमें प्रत्येक सेवा क्षेत्र को दो छोटे छोटे सेल में बांटा जाता है। प्रत्येक सेल एक बेस स्टेशन होता है। इसमें रेडियो तरंगों को ग्रहण करता है और प्रसारित करता है। यानी कि जो सेल फोन होता है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? रेडियो तरंगों का। ठीक है, देखिए ये कैसे काम करता है। ये आपके पास एक फिगर है, ठीक है। अब आप एक व्यक्ति हो, आपने किसी को फोन मिलाया, तो जब आपने फोन मिलाया तो आपके फोन से रेडियो वेव्स निकली और रेडियो वेव्स निकलकर आपके निकटतम कंपनी के टावर के पास गई। टावर उस सिग्नल को किसके पास भेज दिया? सैटेलाइट्स के पास भेज दिया। सैटेलाइट्स क्या करेगा? उस सिग्नल को जिस कंपनी को आपने फोन लगाया है, जहां पे फोन लगाया है, तो वो सैटेलाइट्स क्या करेगा? वहां के व्यक्ति के निकटतम टावर के पास भेजेगा और फिर वो टावर क्या करेगा? दूसरे व्यक्ति के मोबाइल पर उस संकेतों को भेज देगा। और इन सबों में किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपके रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो सैटेलाइट्स के माध्यम से यह क्या किया जाता है? प्रोग्रामिंग की जाती है। यहां से मैसेज आपके निकटतम टावर पे। अब समझिए कि आपका अगर कोई निकटतम टावर नहीं होगा तो आपके पास नेटवर्क नहीं होगा। या मान लीजिए निकटतम टावर आपके पास है, आपने फोन लगा दिया, रेडियो वेव्स यहां गया, यहां से सैटेलाइट्स के पास गया। अब ये सैटेलाइट्स कहां भेजेगा? निकटतम टावर के पास भेजेगा, दूसरे व्यक्ति को जिसको आपने फोन लगाया है। अगर यहां पे टावर नहीं है तो उसके फोन से आपका फोन कनेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसी पद्धति के थ्रू क्या होता है? मोबाइल संचार व्यवस्था काम करती है। और ये सेलुलर जो टेलीफोनिक सिस्टम होता है वह कई प्रकार की होती हैं। पहले को हम बोलते हैं सीडीएम में। आपको याद होगा कि जब जियो ने सबसे पहले फोन निकाला था, सॉरी रिलायंस ने, टाटा डोकोमो ने, तो ऐसे फोन में सिम इनबिल्ट होती थी। सिम आप लगा नहीं सकते थे, सिम लगे हुए वो फोन आते थे। ठीक है, तो उसमें जो तकनीकी इस्तेमाल होती थी वो कौन से? सीडीएम में। सीडीएम में का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, अब ये होता क्या है देख लीजिए। यदि मोबाइल सेलुलर टावर के द्वारा सैटेलाइट तक सिग्नल कोड के रूप में भेजे जाते हैं, तब इस कोड के द्वारा सिग्नल भेजे जाने के कारण इनकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। सामान्यतः ऐसे फोन में सिम लगी होती है, सिम बदल नहीं सकते हैं। ऐसे में सर्विस प्रोवाइडर को फोन बदलना पड़ता है। कोड में सिग्नल भेजे जाने के कारण इन फोनों में अंतरराष्ट्रीय रोमिंग संभव नहीं होती है। इस तकनीकी की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। अमेरिका की अधिकतर फोन सेवाएं इसी तकनीकी पर आधारित हैं।
भारत में रिलायंस, टाटा डोकोमो, एमटीएस द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। यानी कि जब सूचनाओं को कोड के रूप में भेजा जाता है तब हम उसको बोलते हैं कोड डिवीजन। दूसरा होता है टीडीएम। टीडीएमए का मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। यानी कि जब इसके द्वारा जब सिग्नल को टाइम स्लॉट के रूप में भेजते हैं, और वो टाइम स्लॉट क्या होता है 1/10 सेकेंड। यानी कि जब सिग्नल को टाइम स्लॉट के रूप में भेजा जाता है तब हम उसको टीडीएम में बोलते हैं। यह अपेक्षाकृत महंगी तकनीकी है एवं कम गुणवत्ता वाली होती है। इसकी शुरुआत यूरोप, फिनलैंड, जहां की नोकिया की कंपनी है। अधिकतर यूरोपियन फोन टीडीएमए पर आधारित हैं। इसमें इंटरनेशनल रोमिंग संभव है, इसीलिए इस सेवा को इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोलते हैं, जीएसएम, ग्लोबल सर्विस मोबाइल कहा जाता है। भारत में एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, एमटीएनएल इत्यादि कंपनियां इसी तकनीकी पर आधारित सेवा प्रदान करती हैं। दूसरा है आपका मोबाइल जनरेशन। ठीक है, तो दो प्रकार की जो तार विहीन हम लोगों ने जब शुरू किया था वायरलेस कम्युनिकेशन में, पहला क्या था आपका सेलुलर टेलीफोनिक सिस्टम। और ये जो सेलुलर टेलीफोनिक सिस्टम होता है वह दो प्रकार का, एक सीडीएम में जिसमें सूचना को जो सिग्नल हैं उनको कोड के रूप में भेजते हैं, और दूसरे में टीडीएम में जिसमें हम सूचना को एक तरीके से टाइम स्लॉट के रूप में भेजते हैं। और इसी टीडीएमए का दूसरा नाम है आपका जीएसएम, ग्लोबल सर्विस मोबाइल। अब मोबाइल जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एनालॉग पद्धति पर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जापान में 1981 में शुरुआत हुई। फिर सेकेंड जनरेशन 2G, यह डिजिटल सिग्नलों पर आधारित है और इसकी शुरुआत कब हुई, 1991 से फिनलैंड में हुई। इसमें आवाज, डेटा और मल्टीमीडिया संचार संभव हो गया। इसी को हम MMS भी कहते हैं। जब 2G फोन पर इंटरनेट का प्रयोग किया जाने लगा तब उसको हम वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। 3G फोन, जनरली 3G फोन को हम स्मार्टफोन भी कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टीमीडिया संचार तीव्र गति से संभव हो गया। देखो 2G और 3G में बेसिक डिफरेंस ये है, सब में 2G, 3G, 4G, 5G, इन सब का मेन मोटो क्या है, डेटा का संचार और डेटा के संचार की गति, सब गति पर आधारित है। 2G से जब हम 3G में आए तो डेटा संचार की गति क्या हो गई, बढ़ गई, और 3G से 4G में आए तो डेटा संचार की गति और बढ़ गई, और 4G से फिर हम 5G में गए तो डेटा संचार की गति और क्या हो गई, बढ़ गई। देखते 3G फोन को हम क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन बोलते हैं। संचार तीव्र गति से संभव हुआ। इसमें टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो डाटा ट्रांसफर इत्यादि संभव हो गया। यानी कि जब आंकड़ों की गति 100 kbps से 5 mbps तक हो जाती है तब हम इसको क्या बोलते हैं, MMS या हाई स्पीड वीडियो डिमांड, इंटरनेट, टीवी इत्यादि सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है। जापान में 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी और भारत में 3G सेवा कब शुरू हुई, 2010 में। तो 3G किसको कहेंगे, जब आंकड़ों की गति 100 kbps से 5 mbps के बीच में होती है, तब हम उस नेटवर्किंग को हम बोलते हैं 3G और उस फोन को हम जनरली क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन। नेक्स्ट 3G के बाद है आपका 4G। इसमें आंकड़ों की गति, देखो 3G में क्या था, 3G में आंकड़ों की गति जो थी 100 kbps से 5 mbps तक होती है, और 4G में जो आंकड़ों की गति होती है वह कितनी होती है, 100 mbps से 1 Gbps। बस स्पीड का अंतर है और कोई विशेष अंतर नहीं। 4G की शुरुआत चीन में 2010-11 में हुई थी। भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, 6 अगस्त 2012 में भारतीय एयरटेल कंपनी के द्वारा की गई थी। और 4G की स्पीड 2G से 200 गुना एवं 3G से कितना थी, 10 गुना तेज थी। ठीक है, यानी जब आंकड़ों की गति 100 mbps से 1 Gbps तक हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं 4G। और जो आप लोग इस समय 4G इस्तेमाल करते हो, जनरली कोई भी
कंपनी, मोबाइल कंपनी आपको 100 MBPS की स्पीड नहीं देती, मिनिमम नहीं देती है, उसके बावजूद भी हम क्या कहते हैं, हम 4G नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं। करेक्ट। अब आइए, जब 3G और 4G फोन पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाती है तभी इसी तकनीकी को हम क्या बोलते हैं, LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है। अब दो चीजें होती हैं, देखो, पहली चीज बस इतना समझ लेना, जब 3G और 4G फोन पर इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, LTE। ठीक है। अब दो चीजें आती है, एक इसमें LTE आता है और इसमें वोल्टी आता है। LTE का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्टी का मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। दोनों का मतलब समझिएगा। LTE फोन जो होते हैं, LTE सपोर्टेड जो फोन होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब आप बात करते हो तो बात करने के दौरान इंटरनेट कनेक्टिविटी कट जाती है, उसको हम बोलते हैं LTE। और वोल्टी सेवा वो सेवा होती है, वो नेटवर्किंग होती है जिसमें बात करने के दौरान भी आपकी नेट कनेक्टिविटी क्या होती है, बनी रहती है। तो यही डिफरेंस है आपके LTE और वोल्टी। और जब 3G और 4G फोन पर इंटरनेट सेवा मुहैया कराई जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, LTE। यानी कि LTE 3G पे भी काम करता है और 4G पे भी काम करता है। ठीक है। तो जब बात करने के दौरान नेट कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड LTE, और जब नेट कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड वोल्टी। ठीक। तो LTE क्या करते हैं, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है, द्वारा विकसित किया गया एक 4G वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है, जिसे मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट, नेटवर्क, वायरलेस हॉटस्पॉट 3G की तुलना में 100 गुना तेजी से स्पीड प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म क्या है, इस तकनीकी का उपयोग करने वाली डिजिटल पैकेट वॉइस सेवा है, जिसे LTE एक्सेस नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट प्रोटोकॉल पर प्रसारित किया जाता है। समान बोलचाल की भाषा में LTE को ही हम 4G कहते हैं, लेकिन इसमें एक कमी है कि यदि आप अपने स्मार्टफोन पर उपयोग कर रहे हो और आपके नंबर पर किसी की कॉल आ जाए तो इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, अभी जो मैंने आपको बताया था। इसको दूर करने के लिए वोल्टी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। यह 4G नेटवर्क को सपोर्ट करता है। LTE की तरह इसमें भी LTE की तरह हाई स्पीड इंटरनेट का उपयोग होता है। वोल्टी में कॉल आने की स्थिति में इंटरनेट बंद नहीं होता है। रिलायंस जियो भारत में वोल्टी सर्विस देने वाली पहली टेलीकॉम कंपनी थी। ठीक। अब आते हैं 5G। 5G 5th जनरेशन का मोबाइल उपयोग है। यह LTE की अगली पीढ़ी का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यह दूर संचार प्रौद्योगिकी का एक मिश्रण है जो बहुत कम ऊर्जा उपयोग के साथ ही कम विकिरण उत्पन्न करता है और व्यापक कनेक्टिविटी के माध्यम से बहुत अधिक डेटा प्रदान करता है। इसे इंटरनेट थिंग्स के लिए एक नेटवर्क के रूप में विकसित किया गया है। इसके द्वारा बड़ी संख्या में उपकरणों को एक साथ जोड़ा जा सकता है और मेन चीज है इसकी स्पीड। भारत में 5G 2022 तक लॉन्च होने की उम्मीद है और 5G की स्पीड कितनी होती है, 20 Gbps से 10 Gbps के बीच में होती है। ठीक। इसकी स्पीड को हम बोलते हैं 5G स्पीड। देन आपका है सैटेलाइट फोन। इसमें सेलुलर ब्रॉडकास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी सेलुलर टावर का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें फोन रेडियो तरंगों से सीधे सैटेलाइट से जोड़ा जाता है। सैटेलाइट फोन उपग्रह से आधारित सिग्नल प्राप्त करने वाली प्रणाली है। इसमें मोबाइल सीधे सैटेलाइट से जुड़े होते हैं, जिसमें हमेशा सिग्नल आते हैं, घर के अंदर सिग्नल थोड़ा कम आते हैं। भारत में अभी तक इसको नहीं रख सकते हैं, यानी भारत में सैटेलाइट फोन रखना टोटली क्या है, बैन है। ठीक है। देन ब्लूटूथ क्या होता है, यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी तकनीकी का नाम है जो कि 2 से 4 गीगाहर्ट्ज पर संचालित होती है। यानी कि ब्लूटूथ में क्या इस्तेमाल होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, याद रखिए रहिएगा। और यह 2 से 4 गीगाहर्ट्ज पर संचालित होती है। इसमें वॉइस डाटा संचार करने में सक्षम होती है। ब्लूटूथ उपकरणों की प्रभावी पहुंच कितनी होती है, 10 मीटर, यानी 10 मीटर के बीच में आपस में एक दूसरे को या डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए रेडियो तरंगों का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ब्लूटूथ। ठीक है। देन वाईफाई
इसको हम वायरलेस फिडेलिटी बोलते हैं। वाईफाई का अर्थ है बेतार विश्वस्तता। यह तार आधारित, अगेन क्या, रेडियो संचार, तार आधारित रेडियो संचार प्रणाली है। इसमें रेडियो तरंगों के माध्यम से तार रहित संचार किया जाता है। इसमें 100 मीटर की रेंज में वाईफाई हॉटस्पॉट की सहायता से संचार संभव किया जाता है। अब वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है? यह वह स्थान है जो रेडियो तरंगों के रूप में वाईफाई सिग्नल को ग्रहण करता है, प्रसारित करता है, वाईफाई हॉटस्पॉट कहलाता है। यह एक प्रकार का लोकल एरिया नेटवर्क है जिसे वीलैन भी कहा जाता है, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। इसके द्वारा तार बिछाने के खर्च में कमी आ जाती है और सभी उपकरणों को बिना तार के ब्रॉडबैंड स्पीड प्रदान कर दिया जाता है। ठीक, देन उसके बाद वाईफाई के बाद है फिर आपका लाइट फाई। तो डिफरेंस आप समझिएगा, वाईफाई में रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करते हैं और लाइव फाई में किसका इस्तेमाल करते हैं? आपका रेडियो तरंगों का इस्तेमाल न करके इसमें हम लाइट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसमें एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है। यह प्रकाश तरंगों पर आधारित तार रहित संचार का एक रूप है। इसमें हॉटस्पॉट के स्थान पर एलईडी का प्रयोग किया जाता है और जितने क्षेत्रों में प्रकाश पहुंचता है उतने क्षेत्रों में इंटरनेट ब्रॉडबैंड सिग्नल भी पहुंच जाते हैं और इनकी गति कितनी होती है? वाईफाई की तुलना में 250 गुना अधिक होती। प्रकाश तरंगों पर आधारित होने के कारण यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। मौजूदा इंटरनेट प्रणाली की तुलना में वाईफाई की लागत थोड़ी कम है, दीवार को पार नहीं कर सकती है, इसलिए हैकिंग की संभावना नहीं होती है। वाईफाई सीधे प्रकाश की लाइन में कार्य करती हैं। यदि प्रकाश के मार्ग में कोई बाधा आ जाए तो सिग्नल रुक जाते हैं और बाहर की प्रकाश जैसे सूर्य, सामान्य बल्ब का प्रकाश लाइट सिग्नल को बाधा पहुंचा सकते हैं। इसका उपयोग आपदा प्रबंधन में, हवाई उड़ानों में तथा पानी के अंदर प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम डेटा प्रसारण के लिए लाइट वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए एक ये कमरा है, तो जैसे ही आपने बल्ब जलाया इंटरनेट सेवा मिलनी शुरू हो गई, लेकिन उस बल्ब का प्रकाश तो उसी कमरे तक सीमित है, कमरे के बाहर तो गया नहीं। तो स्पीड क्या हो जाती है? इंटरनेट की काफी तेज हो जाती है। वाईफाई की तुलना में लगभग 250 गुना स्पीड हमको तेज मिलती है। क्लियर? तो लाइट के माध्यम से जब इंटरनेट की सेवा प्राप्त की जाती है तो उसी को हम बोलते हैं लाइफाई। दूसरा है आपका व्हाइट फाई। टेलीविजन प्रसारण के साथ साथ इंटरनेट सिग्नल का प्रसारण किया जाता है। इसमें वायरलेस आधारित इंटरनेट प्रसारण को व्हाइट फाई कहा जाता है। टेलीविजन प्रसारण में प्रयोग किए जाने वाली बैंड का 91% भाग बिना प्रयोग किए रहता है। इसे टीवी व्हाइट स्पेस भी कहते हैं और इसलिए जब टीवी व्हाइट स्पेस का प्रयोग इंटरनेट के लिए किया जाता है तभी इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट फाई। यानी कि व्हाइट फाई टीवी सिग्नल का, इंटरनेट का प्रयोग जब हम टेलीविजन प्रसारण के साथ करते हैं तब हम उसको बोलते हैं व्हाइट फाई। ठीक, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या होती है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब होता है कि यह एक ऐसी तकनीकी है जिसमें कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है और उसके आधार पर भविष्य की जरूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है या फिर उसके अनुसार काम करता है। यानी कोई ऐसी मशीन है जिसमें आपने संकेत को भर दिया, फिर इंटरनेट के माध्यम से उसको जोड़ दिया, तो मशीन में खुद को सोच समझ के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, उसी को हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक, जब हम किसी मशीन में इस तरह के प्रोग्राम सेट करते हैं कि वह एक मनुष्य की भांति कार्य कर सके, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहा जाता है। इसके जरिए अब मशीनों के बीच संवाद करना भी मुमकिन हो गया है। इस तकनीकी की वजह से अब रोबोट में चीजों को सीखने की क्षमता आ गई है और आर्टिफिशियल के विकास के चरण को 4 चरणों में देखा जाता है। पहला फेज है पूर्ण प्रतिक्रियात्मक, ठीक है।
दूसरा फेज है आपका सीमित स्मृति, तीसरा फेज है आपका मस्तिष्क सिद्धांत, और चौथा फेज है आपका जो एक तरीके से मशीन का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है, तो 4 फेजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक, अब इससे जुड़ी हुई कुछ और चीजें हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का यहां पे तात्पर्य यह होता है, तकनीकी भाषा में इंटरनेट को ही क्लाउड कहा जाता है। देखो, क्लाउड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका मोबाइल है, तो आपके मोबाइल में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे विडमैट है, ठीक है, स्नैपट्यूब है। इन सॉफ्टवेयरों में आपका गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीज रहता है। यानी एक एप्लीकेशंस में ही क्या होते हैं, ये सारी चीजें रहते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि इंटरनेट के माध्यम से एप्लीकेशंस को यूज करना, और जब आप यूज करना बंद कर देते हैं तो वो एप्लीकेशन वापस कहां चले जाते हैं, इंटरनेट पर चले जाते हैं। तो उससे फायदा क्या होता है कि आपके फोन की मेमोरी बनी रहती है, और मेमोरी अगर बनी रहती है तो आपके फोन या सिस्टम की स्पीड भी क्या होती है, अच्छी रहती है। यानी रोम और रैम पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इंटरनेट के माध्यम से एप्लीकेशंस को यूज करना ही क्या कहलाता है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो एक तरीके से इंटरनेट ही होता है। क्लाउड का मीन्स बादल होता है, तो बहुत इंटरनेट को ही हम एक तरीके से क्या, बृहद इंटरनेट को हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो तकनीकी भाषा में इंटरनेट को ही क्लाउड कहा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग से तात्पर्य इंटरनेट के माध्यम द्वारा कंप्यूटर के कार्य करने से है। इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकट्ठे करने नहीं पड़ते, सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ कार्य करने के पश्चात सॉफ्टवेयर बिना डाउनलोड किए इंटरनेट पर चले जाते हैं। इससे पैसे की बचत होती है और डिजिटल समावेश बढ़ जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की सहायता से आम आदमी को इंटरनेट पर पकड़ मजबूत हो जाती है, और इसके द्वारा डिजिटल डिवाइस को कम किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटर के द्वारा आभासी सेवाएं भी प्रदान की जा सकती है। देन इसको आप सही ढंग से पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना, कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी क्या या बिटकॉइन क्या है, इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है। बस इसको आप इतना जानिएगा कि यह इंटरनेट पर प्रयोग की जाने वाली एक मुद्रा है जो कि क्रिप्टोग्राफी पर आधारित होती है। ठीक है, यह वर्चुअल आभासी मुद्रा होती है जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। अब दोनों चीज समझिए, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दोनों को ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। जैसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आप कुछ खरीदारी करते हैं या कुछ पैसे का ट्रांसफर करते हैं, तो देखिए ये कंपनियां आपको क्या करती हैं, कैशबैक देती हैं। और वो कैशबैक कैसा होता है, वॉलेट में। तो ये जो कैशबैक आपको मिलता है वही कैशबैक क्या कहलाता है, वर्चुअल आभासी मुद्रा। उसी को हम बोलते हैं डिजिटल मुद्रा। ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, बिटकॉइन, या फिर इसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। यानी कि ऐसी करेंसी जिसका इस्तेमाल कहां होता है, इंटरनेट के माध्यम से होता है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब इस क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि इसमें जो तकनीकी इस्तेमाल होती है उसमें ब्लॉकचेन तकनीकी इस्तेमाल होती है। ब्लॉकचेन तकनीकी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें एक ब्लॉकचेन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉनिक बही खाता, जैसे आपका पेटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक बही खाता होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक बही खाते से बहुत सारे लोग तो जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, और जितने भी लोग इससे जुड़ेंगे वो अपने इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, यानी हमने कब किसको कैसे ट्रांजैक्शन किया, लेकिन उसमें आप किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हो, ना उसमें ऐड कर सकते हो और ना ही आप उसको मिटा सकते हो। यानी कि जो आप डाटा ट्रांसफर करते हो, जो भी अमाउंट ट्रांसफर करते हो, वो एक चैन के रूप में क्या होता है, बंधा होता है। और जितने लोग भी इसमें बंधे होते हैं, जैसे जितने लोग भी पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी लोग उसको देख सकते हैं, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और ये जो आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, एक विशेष
जिसको जो इसको प्रदान करता, जैसे पेटीएम इसको प्रदान किया, तो प्रदान करने वाला जो व्यक्ति है और जो यूज करने वाला व्यक्ति है, दोनों का क्राइटेरिया अलग होता है। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के लोग यूज करते हैं, सॉरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई फेरबदल नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप रीड कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो ना उसको घटा सकते हो। इसलिए आप देखिएगा गूगल पे, फोन पे, इसकी आप हिस्ट्री में जाइएगा, जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया हुआ है आप उसको मिटा नहीं सकते हो, और ये कभी नहीं मिटता है, ठीक है, हमेशा रहता है। तो बिटकॉइन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक प्रकार की आभासी मुद्रा है, एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, जो कि इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग की जाती है। फिर उसके बाद आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेटा स्थानांतरण को सुरक्षित करने की एक तकनीकी है, जिसमें एक बही खाते का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक बही खाता। इस बही खाते को अन्य प्रयोगकर्ताओं के साथ साझा भी किया जाता है। प्रत्येक यूजर इस बही खाते को पढ़ सकता है, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। पेटीएम का आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हो, ठीक। ब्लॉकचेन में प्रत्येक स्थानांतरण एक ब्लॉक के रूप में प्रयुक्त होता है, और सभी पक्षों की सहमति के बाद ही उस ब्लॉक को चेन का भाग बना दिया जाता है। इस तकनीकी में ब्लॉक बनाने के पहले सभी पक्षकारों की सहमति ली जाती है, और सभी पक्षकारों की सहमति के बाद ही वह ब्लॉक का हिस्सा बन पाती है। यानी कि पेटीएम आपसे जितना इंफॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। ब्लॉकचेन पार्टियों को सीधे लेन देन करने की अनुमति देता है, मध्यस्थ पार्टी की आवश्यकता को हटाते हुए। ब्लॉकचेन डिजिटल मुद्रा के हर लेन देन का विवरण संग्रहित करता है, और प्रत्येक लेन देन दर्ज किया जाता है, और एक बार दर्ज जाने के बाद लेन देन बदला नहीं जा सकता है। इस प्रकार पिछला रिकॉर्ड एक ही बिटकॉइन को एक से अधिक बार खर्च होने से रोकता है। कैसे क्या करता है? पहली पार्टी दूसरी पार्टी को बिटकॉइन भेजना चाहती है, तो इंटरनेट पर लेन देन ब्लॉक के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लॉक नेटवर्क पर हर पार्टी को प्रसारित किया जाता है। नेटवर्क पार्टियां लेन देन को मंजूरी देती हैं। ब्लॉकचेन लेन देन के मौजूदा ब्लॉकचेन से जुड़ जाता है, और बिटकॉइन पहली पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाता है। लाभ क्या होगा इसमें? किए गए हस्तांतरण सुरक्षित व प्रमाणित होते हैं। इसका प्रयोग कई क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड रखरखाव, डिजिटल करेंसी इत्यादि में, डायरेक्ट सब्सिडी प्रदान करने में, या संसाधनों को आवंटित करने में, ठीक है। तो इतनी चीजें थी हमारी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी की। ओके, थैंक यू।